हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट। आप सभी का स्वागत है। और आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ सक्सेस स्टोरी, जो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे जो कैंडिडेट्स हैं इन्होंने प्रिपेयर किया और कैसे अपने जो भी सर्कमस्टांसेस थे उनमें प्रिपेयर करके नेट क्वालिफाई किया। तो साक्षी जी एंड रेखा जी दोनों ने ही नेट क्वालिफाई किया है 2023 में, जो अभी हाल ही में एग्जामिनेशन हुआ। आइए जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने प्रिपेयर किया और क्या चीजें हैं जो हेल्प की इनको नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में, और कैसे बढ़ते कॉम्पिटिशन में इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई जो हेल्प की इनको नेट क्वालिफाई करने के लिए। तो स्टार्टिंग विद साक्षी, बताइए कैसे कैसे आपने प्रिपेयर किया और इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। जी हाँ, मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आपने कहा, माय नेम इज साक्षी गोस्वामी। और अभी हाल ही में मैंने यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दिया था। मेरा जो पेपर 2 है वो कॉमर्स है, और मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें मैंने नेट क्वालिफाई किया है विद 95.8321 परसेंटाइल। ओके रेखा जी। हेलो, मेरा नाम रेखा अग्रवाल है। मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ और मेरा ये फर्स्ट टाइम था नेट के लिए और मुझे 98.89 परसेंटाइल आए हैं। नेट हो गया। ओके, तो साक्षी ये बताते हुए चलिए कि कैसे आपको पता लगा इस एग्जामिनेशन के बारे में और किस तरीके से आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मुझे इस फील्ड में जाना है और इस फील्ड में आपको करियर बनाना है। तो उस बारे में बताइए स्टूडेंट्स को। ओके मैम, अगर मैं स्टार्टिंग से आपको बताना चाहूँ तो जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करना स्टार्ट किया था, तब से ये था कि टीचर से भी काफ़ी सुना था, जो हमें कॉलेज में लेक्चरर्स थे वो पढ़ाते थे, वो बोलते थे कि जो नेट क्वालिफाई करने के बाद आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप क्या कर सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो। तो उसी दौरान फिर ये था कि पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो आगे क्या क्या स्कोप हो सकते हैं, तो उसके बारे में सर्च आउट करना शुरू किया। जो भी एक्सपीरियंस टीचर्स थे, जो भी अपने से बड़े जैसे मेरी दीदी है, उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया एक ही चीज़ के लिए, कंटिन्यूसली प्रिपरेशन करने के लिए। तो स्टार्टिंग यहीं से हुई थी जब मैं अपने फाइनल ईयर में थी पोस्ट ग्रेजुएशन के। तो मैंने सब कुछ सर्च किया कि क्या पैटर्न रहता है, किस तरीके से 2 पेपर्स होते हैं। एक पेपर आपका जो है वो मेनली सब्जेक्ट है जिसमें आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो वही रहता है, और एक सबके लिए कॉमन रहता है। ये सब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये मैंने जानना शुरू किया। आफ्टर दैट ये रहता है, मेरे साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मैं हिंदी मीडियम से थी एक्चुअली। तो ये सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम थी, बिकॉज मैंने जहां भी सर्च किया, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, वहां पे आपको जो भी कंटेंट अवेलेबल हो रहा है सब आपको मोस्टली इंग्लिश मीडियम में ही मिलेगा। और अब तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो वो उतना पॉसिबल नहीं हो पाता जो अभी निकल के आया है रिजल्ट। तो मुझे मिनिमम 6 to 8 मंथ सिर्फ अपना मीडियम चेंज करके, और उस एक बोलते हैं ना कि उस वे में आने के लिए किस तरीके से पढ़ना है, उसमें आने में मुझे लग गया था 6 to 8 मंथ्स। तो फिर धीरे धीरे मुझे कंटेंट की हैबिट हुई कि किस तरीके से मैं इंग्लिश में अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, फिर लर्न कर सकती हूँ, और उसको अप्लाई कर सकती हूँ क्वेश्चंस के अंदर। तो इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। फिर आफ्टर डेट मैंने ये था कि कॉन्सेप्ट पे मैंने सबसे पहले ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि ग्रेजुएशन तक मुझे पता भी नहीं था कि मैं होने वाली हूँ कि यूजीसी नेट का मैं एग्जाम देने वाली हूँ। और जब आगे पता चला तो ये था कि हाँ भी जो अभी तक पढ़ के आए सारा, बिकॉज मैंने ये देखा है कि 11th से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन का सारा सिलेबस है वही इंक्लूड होता है आपके पेपर 2 में। तो वो जब ये था कि ग्रेजुएशन अच्छे से पढ़ लेते तो उतना ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता। जिसने, मैं सच बता रही हूँ, जिसने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एकदम अच्छे से पढ़ लिया, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से यूजीसी नेट हो जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट वही सिलेबस रहता है। तो बस वही वापस से सारा कुछ पढ़ना पड़ा था 11 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो उसमें मुझे धीरे धीरे मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करना सीखा, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स का मैंने देखा कि किस तरीके से वो तैयारी करवाते हैं, पैटर्न क्या रहता है, अप्रोच क्या रहती है, गाइडेंस की सबसे। तो मैंने पेपर 2 इस तरीके से अपना स्टार्ट किया। और पेपर फर्स्ट की अगर बात करें तो रियली मैंने जब पढ़ना शुरू किया था, तो जो अदिति मैम की क्लासेस है, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग से मैंने उनकी क्लासेस लेना शुरू कर दिया था, और आईसीटी और रिसर्च मेरा बहुत ज्यादा अच्छा हो गया था उससे। उसके बाद में हायर एजुकेशन के लिए शिव सर, और साथ में पीडी जो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, वो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि एक तरीके से जो इस सब्जेक्ट की नहीं है उनको थोड़ा हार्ड लगता है, मुझे तो लगता था। तो हाँ जी। बस इनमें धीरे धीरे क्लियरिटी बनाना शुरू किया था। तो इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई थी कुछ, और फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ये गलती कर दी थी कि मैंने क्वेश्चन ज्यादा नहीं किए थे, मतलब मॉक टेस्ट ज्यादा नहीं लगाई थी। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने मॉक टेस्ट ज्यादा नहीं लगाए थे। सो इसका ध्यान रखना जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ और मॉक टेस्ट और क्वेश्चंस पे भी ध्यान दें। और सेकंड टाइम में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा किए, जिससे अभी मेरा जो गोल था यूजीसी नेट का वो मैंने अचीव किया। ओके, तो रेखा जी से पूछना चाहेंगे, और पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि एक हाउसवाइफ है, मदर है और वर्किंग मदर है। तो कैसे इन्होंने डिफरेंट जो इनके सर्कमस्टांसेस थे उनको टैकल किया और उसके बाद इन्होंने अपना जो नेट है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो कैसे इन्होंने मैनेज किया, वो चीजें बहुत स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाली हैं। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं एंगेज हैं, वर्किंग हैं, वो कैसे नेट एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए नेहा रेखा जी से जानते हैं किस तरीके से इन्होंने प्रिपेयर किया। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इतना अप्रिसिएशन के लिए। बट मैम 2009 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। उसके ओके। बाद मेरी शादी हो गई थी, तो एक लंबा गैप मिला मुझे, बहुत लंबा। फिर 2019 में मैंने अपना पीजी किया, क्योंकि ग्रेजुएशन करते ही शादी हो गई, बच्चे थे, तो मैंने कुछ नहीं किया। 2019 में जब अपना पीजी स्टार्ट किया तो मैंने इग्नू से किया। वहाँ पर टीचर्स से जब मिली, लेक्चरर से मिली, तो उन्होंने गाइडेंस किया कि अब मैंने सोचा कि अब आगे क्या करना है।
पीजी तो कर लूंगी बट आगे करूंगी क्या, तो उन्होंने कहा कि आप नेट पे ध्यान दो। तो नेट का सुन लिया कि हाँ चलो नेट करना है, पर उस समय भी कुछ नहीं दिमाग में आया कि हाँ, मैंने कहा कि चलो पहले अभी पीजी करते हैं, फिर देखते हैं नेट के लिए क्या करना है। पीजी हो गया, अब क्या, सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे दिमाग में था कि अब क्या करूं कुछ, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई भी इस फील्ड से नहीं है। मेरे भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेरी सिस्टर बैंक में है, मैंने भी बैंक का एग्जाम दिया था 2 बार, मेरा भी बैंक का एग्जाम निकला था, बट मैंने उसको किया नहीं। फिर मैंने नेट के बारे में मेरे कज़न ने बताया, तो मैंने उसके लिए सर्च करना स्टार्ट किया कि क्या करूँ क्या देखूँ। यूट्यूब पे मैंने चेक किया, बहुत सारी वीडियोस थी मैम, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि ये वीडियो देखी कि वो वीडियो देखी, मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। हर कोई अलग अलग ढंग से बता रहे, कोई कह रहा है बहुत ईजी है आप तो एक अटेम्प्ट में कर लोगे, कोई बोल रहा है इतना हार्ड है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। फिर मैंने अदिति मैम का फर्स्ट वीडियो देखा था, मतलब मैम की मुझे एक क्या एक अलग सा अट्रैक्शन हो गया, मैं उनकी हर वीडियोस को फॉलो करने लग गई। समझ आए नहीं आए कुछ नहीं, बट मैं उनको देखना था, मुझे पता था कि इस टाइमिंग पे मैम की क्लासेस होती है, मैं उस टाइमिंग पर उठ के बैठ जाती। 7:30 उनकी क्लासेस होती थी मॉर्निंग में, तो मैं सारा काम करके नहा करके बैठ जाती कि हाँ मुझे अब इसको देखना है, काम भी कर रही हूँ और चल रहा है साथ में। धीरे 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 जब मैंने उसको और गो थ्रू किया, तो मैंने देखा कि हाँ इसका फर्स्ट पेपर है। तो फर्स्ट पेपर मेरे लिए बहुत ज्यादा नया नहीं था, क्योंकि जब मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही थी उस समय फर्स्ट पेपर में रीजनिंग और मैथ्स और बहुत कुछ था। तो मुझे ये नहीं लगा कि बहुत टफ है, करंट अफेयर्स भी बहुत ज्यादा टफ नहीं लगा, क्योंकि मैं रेगुलर न्यूज़पेपर गो थ्रू करती थी, तो इसलिए मुझे बहुत ईजी लग रहा था कि हाँ चलो हो जाएगा, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। और रहा कॉमर्स का, कॉमर्स मैम मेरा पूरा छूट चुका था, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कुछ नहीं आते थे, क्योंकि बहुत लंबा गैप था। और इग्नू से जब मैंने किया तो उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन का कुछ नहीं था, सिर्फ थ्योरी आप पढ़ सकते थे, तो थ्योरी पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स को चेक किया मैम, यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल था, सब कुछ देखा। फिर मैंने अप्रोच लगानी स्टार्ट की कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन सा वीडियो से स्टार्ट करूँ। फिर मैंने कुछ बुक्स भी लिए, पर बुक से मुझे कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि वो एक बुक है, आप उसमें आप कुछ भी उसमें से अपना एक परसेप्शन निकाल के उसको पढ़ सकते हो। बट जब मैंने वीडियोस देखना स्टार्ट किया, तो अदिति मैम की सारी वीडियोस, फिर धीरे धीरे शिव सर का वीडियो देखा, तो उससे पीपल डेवलपमेंट और हायर एजुकेशन, तो यूँ लगा कि अब तो बहुत ईजी है, अब तो एग्जाम निकल जाएगा। बट जब इंडियन लॉजिक को देखा, तो मैंने कहा कि अब तो हो गया, अब और कुछ नहीं कर सकती हूँ। फिर जब रचना मैम ने ज्वाइन किया JRF अड्डा, तो मुझे लगा कि हाँ, मैंने सिर्फ इंडियन लॉजिक के लिए, मुझे लगता है कि अगर रचना मैम नहीं होती तो मेरा इंडियन लॉजिक में कुछ भी नहीं कर पाती। इस बार मैंने इंडियन लॉजिक में जितने भी क्वेश्चन आए थे मेरे सारे सही हुए, तो मुझे लगा कि हाँ बहुत, मतलब ये बोलूंगी कि रचना मैम ने घोल के पिला दिया, इस तरह से उन्होंने इंडियन लॉजिक कराया कि वो घुल गया। और सेकंड पेपर के लिए मैं पढ़ रही थी और कर रही थी, बट बहुत ज्यादा मुझे नहीं कर पा रही थी। PYQs भी लगा रही थी, मॉक टेस्ट भी कुछ कुछ दे रही थी, बट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो एक क्वेश्चन एक बार सही हो रहा है, दूसरे टाइम वो गलत हो जा रहा है। फिर जब आपने स्टार्ट किया, तो आपने कहा कि ऑप्शंस को देखो, एक ऑप्शन आंसर है बट जो 3 गलत है उनको भी चेक करो। तो मैंने वो अप्रोच लगाई कि हाँ एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। फिर मैंने आपकी सारी क्लासेस को देखा, जो रुक जा रहा था, जहाँ गैप हो जा रहा था, वो उसको फिल किया। फिर वर्किंग हूँ तो उस वजह से मैम मेरा 10 to 5 का जॉब रहता है, घर से निकलना फिर आ करके करना बहुत हैट्रिक हो जा रहा था। बट ये था कि वो जो लाइव क्लासेस नहीं ले पा रही थी, उसको मैंने रिकॉर्डिंग देखा, रिकॉर्डिंग करके नोट्स कुछ बनाए। नोट्स बनाने का भी टाइम नहीं होता था, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ाना होता था, तो वो जब पढ़ने बैठते थे मैं अपना रिकॉर्डिंग लेके बैठ जाती और अपना कुछ नोट्स बनाने लग जाती। इस तरह से मैंने किया मैम, उसको सारा कुछ मैनेज करते हुए किया। और सबके सपोर्ट ने, और बच्चों के, मेरे सबसे ज्यादा मेरे बच्चों के सपोर्ट ने मुझे ये एग्जाम क्लियर कराया मैम। ओके, तो आपको क्या लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दोनों इंपॉर्टेंट हैं, और किस तरीके से आपको अप्रोच करनी चाहिए कि पहले कंटेंट पढ़ के फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, या साइड बाय साइड लगाने जरूरी है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे अपना कंटेंट तैयार करना जरूरी है? क्योंकि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जा रहा है ना, जैसे जैसे टाइम आगे निकलता जा रहा है, 2018 से अगर मैं बात करूं, तो पैटर्न काफी चेंज हो रहा है। तो अब इस बदलते पैटर्न पे आपकी क्या अप्रोच आपको लगती है कि आपकी होनी चाहिए? टारगेट बेस्ड स्टडी करना इज बेनिफिशियल, या पहले आप कंसेप्ट पे फोकस करिए, सारा कंसेप्ट कवर करिए, देन PYQ या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगाना आपके लिए सही रहता है? इस बारे में डिस्कस करेंगे, और ये बताते चलिएगा, और साइड बाय साइड ये भी बताइएगा कि मॉक टेस्ट की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। स्टार्टिंग विद साक्षी अगेन। मैम अभी जो मैंने एग्जाम दिया उसे जो मॉक टेस्ट और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वैल्यू मुझे समझ में आई है ना, वो रिजल्ट आपके सामने है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, दिस इज वेरी गुड। बट अगर आप क्या नहीं कर रहे हो, जैसे एक टॉपिक आपका खत्म हुआ और उसके हाथों हाथ आप क्वेश्चंस करो, जिससे आपको पैटर्न और लेवल समझ में आएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वरना आपका क्या होगा कि आप उसमें ये होगा कि हाँ भाई इतना यूनिट हमने कवर कर लिया, अब हम कर पाएंगे। लेकिन जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे डायरेक्ट, तो आपको लगेगा कि इतना पढ़ने के बाद भी हमसे क्वेश्चंस क्यों अटेम्प्ट नहीं हो रहे। तो इसकी एक ही स्ट्रेटेजी रहती है कि जैसे जैसे आपने टॉपिक पढ़ा है उसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन का अपना लेवल होता है, अपना पैटर्न होता है। तो आप जिस एग्जाम में बैठने वाले हो ऑब्वियसली, और एनटीए की बात करें तो एनटीए के साथ ऐसा है कि वो आपने भी जैसे बताया बहुत बार कि जो ऑप्शंस आते हैं उन्हीं में से वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बना देते हैं। तो इसलिए अगर हम
क्वेश्चन को, चारों ऑप्शंस को अच्छे से अगर क्लैरिफाई करते हुए चलते हैं तो उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है प्रिपरेशन के अंदर। और फिर हम इतना कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब हमारे सामने क्या होता है, रियल एग्जामिनेशन होता है। और मॉक टेस्ट की वैल्यू इसलिए भी बढ़ जाती है, अगर सीबीटी बेस्ड आपका पेपर होता है, कम से कम आपको जाने से पहले मिनिमम आपने भी बताया है ये ऑलरेडी कि 5 से 10 मॉक टेस्ट तो आपको लगाने ही पड़ेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो क्या है, फिर वो हैबिचुअल हो जाते हैं उस चीज के कि हाँ। और रियल में मैंने ये अप्रोच अपनाई थी। जिस दिन मेरा एग्जाम था, सुबह मेरा 7 बजे एग्जाम था, और रात को मैंने सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगाया था। और अगले दिन जब मैं एग्जाम में गई, मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ बहुत इजी सा हो गया था, मतलब कि हाँ जो वे है एग्जाम देने का और अपनी अपीयरेंस का, हम पूरा वो फोकस कर पा रहे थे उस चीज पे। तो मेरे हिसाब से तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट की बहुत ज्यादा वैल्यू है। इनको आप बिल्कुल भी मतलब नहीं, इग्नोर नहीं कर सकते हो। राइट, जी मैं आप साक्षी जी की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत हेल्प करते हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट पता चल जाता है कि किस पैटर्न पे एग्जाम आ रहा है, और कुछ चैप्टर होते हैं रिपीटेड होते हैं, वो कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं करता है एनटीए। आप अगर उनको अच्छे से गो थ्रू कर लेते हो तो मेरे को लगता है कि वो एग्जाम क्लियर करना बहुत ईजी हो जाता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ मतलब एक तो बोलूंगी कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन करके आते हैं, उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो नेक्स्ट ईयर नए क्वेश्चन बन करके आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब वो दिमाग में रहता है कि हाँ मैंने ये चारों ऑप्शन पढ़ा है, तो वो ऑप्शन आपको नेक्स्ट एग्जाम में कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। और जब लास्ट 4 to 5 years का जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं तो हम लोग को अप्रोच करना आ जाता है कि हम कैसे उस क्वेश्चन को अप्रोच करें और कैसे उसको कर सकते हैं। क्योंकि मुझे याद है इस बार एग्जाम में हमारे एक मैस्लो की हायरार्की की आई थी, तो उसमें उन्होंने बोला नहीं कि कौन सा स्टेप्स है, उन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया था, आप इसको कौन से स्टेप्स को पहले लगाएंगे, कौन से स्टेप को सेकंड में लगाएंगे। तब मुझे लगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बट इसे अगर अप्लाई करना नहीं आता तो आता वो कॉन्सेप्ट भी छूट जाता। क्योंकि हमें पता है सोशल नीड होता है, फिजिकल साइकोलॉजिकल नीड हो जाता है, बट हमें ये नहीं पता कि उसमें कौन कौन सा आता है। एग्जाम्पल नहीं अगर याद हो तो हम उससे नहीं लगा सकते हैं। तो ये तब दिमाग में, तब वो टीचर्स बहुत कुछ बोलते हैं, बट जब एग्जाम में हम बैठते हैं तब याद आता है हाँ टीचर ने ये बोला था, इसे अप्लाई करना सीखो। क्योंकि एनटीए अब सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं दे रहा है, वो अप्लाई एप्लीकेशन बेस्ड दे रहा है। तो अगर आपको अप्लाई करना आता है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन भी रॉन्ग कर सकते हो। और मैं यहाँ पे कहूंगी ना, मैंने इस बार जेआरएफ मेरा नहीं हुआ, मेरी एक गलती थी कि मैंने आरसी बहुत अच्छे से नहीं किया था। अगर मैं आरसी बहुत अच्छे से कर लेती तो मेरा जेआरएफ कंफर्म हो जाता, क्योंकि बहुत मुझे लगता है बहुत माइनर से मेरा जेआरएफ रह गया। और अब आरसी की जिस तरह से इंपॉर्टेंस बढ़ गई, अगर 3 आरसी आ रहे 15 क्वेश्चन मीन 30 मार्क्स, 30 मार्क्स बहुत वैल्यू रखता है। तो इसलिए मैं सब स्टूडेंट्स को बोलूंगी कि आरसी में बहुत उसको अच्छा से करिए, कि मैं खुद इस पर अप्लाई करूंगी और मुझे भी आरसी बहुत अच्छे से करना है, ताकि मेरा नेक्स्ट टाइम मैं दूं तो मेरा जेआरएफ मेरे हाथ में हो। तो आरसी पे सब करिए। और डीआई अगर आप कर लेते हो, और मैंने आयुषी मैम की क्लासेस देखी है, डीआई का लाइव नहीं देखा कभी भी, हमेशा रिकॉर्डेड ही देखा, बट उसकी वजह से मेरा इस बार डीआई का मेरा 5 क्वेश्चन सही था। और मुझे तब याद तब लगा कि हाँ मैम बोलती हैं कि मैथ्स में अगर वो बन गया तो वो 5 नंबर 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे आपके। और मुझे लगता है मेरा मैथ्स में सिर्फ इस बार एक ही क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, और मेरे मैथ्स के जो भी क्वेश्चन आए थे सारे सही हो गए थे। मैंने 35+ क्वेश्चन इस बार पेपर में, मेरे 35+ क्वेश्चन राइट थे मैम। तो वो मैथ्स का तो हर क्वेश्चन मेरा राइट था। सिर्फ एक क्वेश्चन, वो भी मेरी सिली मिस्टेक की वजह से गलती हुई, और वो भी नहीं करती तो वो भी राइट हो जाता। हाँ जी, तो बहुत अच्छे से आपने बताया, ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, हम पढ़ते हुए टीचर्स बताते हैं आपको कि आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करने चाहिए, बट हमें ऐसे लगता है कि जो चीज पूछी जा रही है वही कर लेते हैं, नहीं ज्यादा चेंज आएगा। बट ओवर द टाइम पैटर्न बहुत चेंज हो रहा है, ये चीजें आपको आने वाले टाइम में और भी ज्यादा देखने को मिलेंगी। अभी थोड़ा पोर्शन है एप्लीकेशन बेस्ड, अभी फर्दर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। जितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ता जाएगा, जितनी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ती जाएगी बेसिकली, तो उतना ज्यादा ही ये चीजें भी हैं टफ होने वाली हैं। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये चीजें जो बहुत माइन्यूट माइन्यूट से पॉइंट्स हैं, इनको नोट जरूर करिएगा और इनका ध्यान जरूर रखिएगा अपनी प्रिपरेशन में। अब बात करते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2, दो पेपर हैं, आप इनको मैनेज कैसे करते हो? क्योंकि दोनों पेपर में 10 10 यूनिट्स हैं, बहुत वास्ट सिलेबस है दोनों यूनिट्स का, तो आपको प्रायोरिटाइज करनी पड़ती है चीजें। तो आप किस तरीके से प्रिपेयर करते हुए चलते थे? स्टार्टिंग विद रेखा जी, आप बताइए कि कैसे आपने डिवाइड किया पेपर 1 एंड पेपर 2 का टाइमिंग, और कैसे फिर वो पूरे दिन में आप कवर करते थे जो आप टारगेट सेट करते थे, और किस तरीके से पढ़ते हुए चलते थे? मैम मैंने पेपर 1 और पेपर 2 को दिन के दो भाग में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट हाफ में आप सबकी क्लासेस होती थी, तो मैं वो सारे क्लासेस देखती थी। और अगर पीवाईक्यूज लगाने हैं तो मैं सुबह का टाइम पर ही वो सब लगाती थी, क्योंकि वो सब में थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगता था। मुझे लगता था कि अगर करंट अफेयर्स याद कर रहे हैं या हायर एजुकेशन याद कर रहे हैं तो उसको माइंड में रखने के लिए सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है। तो वो फर्स्ट हाफ जो होता था मैं उसमें करती थी। और ऑफिस से आने के बाद मैं 7 o'clock to 9 10 11 जब तक मैं जाग रही हूँ, मैं पूरा का पूरा पेपर 2 को देती थी। क्योंकि मुझे लगता है कि पेपर 2 हम जानते हैं, बट ज़्यादा टाइम पेपर 2 को ही देना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। और हम अभी तक जो भी पढ़ रहे थे, ग्रेजुएशन में पढ़ा, पीजी में जो भी पढ़ा, वो बहुत ऐसा लगता है कि कुछ नहीं पढ़ा। जब हम नेट की तैयारी करते तब पता चलता है कि अरे एक्चुअल में ये पढ़ना है, और ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। जितना डेप्थ अब पढ़ रहे हैं हम नेट के लिए, उतना डेप्थ हम लोगों ने कभी ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा, कभी एमकॉम में नहीं पढ़ा, तो इसलिए उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगता है कि मैंने पीवाईक्यूज पर ज़्यादा ध्यान दिया। हर चैप्टर वाइज मैं पीवाईक्यूज निकालती थी उसको, फिर मैं देखती थी कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
फिर उनका कॉन्सेप्ट पढ़ती, फिर उस पर वापस जाती क्वेश्चंस पर कि अब मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और मैं इसको अपने से बिना उसको कुछ किए उसको सॉल्व कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही हूँ, ये मुझे बहुत हेल्प किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने के लिए PYQs पर ही मैं गई मैम, मैं और कुछ भी नहीं कर पाई। मुझे लगा कि हाँ, वहां से जैसे हम स्कूल में कॉलेजेस में करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक नोट निकालते थे, उसी तरह से मैंने इसे भी उसी अप्रोच से किया कि मुझे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने की कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेड है और जिस पर टाइम टेकिंग जो ज्यादा रहता है, उस पर ज्यादा टाइम देकर के मैंने उसको फिर किया। ओके, तो साक्षी जी आपने कैसे किया मैनेज पेपर 1 एंड पेपर 2 और किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी रही कि आप कैसे क्या सिलेबस से करेंगे और कैसे टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करेंगे, ये चीजें बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये नहीं बोल सकते कि हम एक पेपर को ज़्यादा ध्यान दें, दोनों को साथ में हमें लेके चलना पड़ता है, बिकॉज दोनों की ही वैल्यू है। अगर आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड हम दोनों साथ में लेके चलते हैं तो फिर हमारे ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं जो हमारे मार्क्स है वो ज़्यादा अच्छे होने के। तो मैंने इक्वल टाइम डिवाइड किया था पेपर फर्स्ट के लिए भी और पेपर सेकेंड के लिए भी। और एक अप्रोच जो मैंने अपनाई थी वो ये थी कि सबसे पहले मैं मेरी जो फेवरेट यूनिट्स थी मैंने उनको अलग किया था, क्योंकि मुझे पता था कि इनमें मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगर बात करें पेपर फर्स्ट की, तो मेरा जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा अच्छा है पेपर 2 में भी और पेपर फर्स्ट में भी। तो जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, रिसर्च है और ICT है, और उसके अलावा ये जो अपना है हायर एजुकेशन, ये मेरे स्ट्रॉन्ग थे। तो इन पांचों को मैंने अलग रख दिया। उसके अलावा मैथ्स, DI, लॉजिकल रीजनिंग और एक दो जो यूनिट्स हैं वो मेरे थोड़े से बोल सकते हैं कि उनमें मुझे थोड़ा सा अच्छे से स्कोर करना था, उसके लिए मुझे थोड़ा पढ़ना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो अच्छी यूनिट्स थी, जो मेरी फेवरेट यूनिट्स थी, उनका मैंने सिर्फ क्या किया, मैं उनके क्वेश्चन से और फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करना मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इनसे क्वेश्चन अचीव कर रही हूँ। तो मुझे कॉन्सेप्ट सीखना क्वेश्चन बेस्ड। तो जो मेरी फेवरेट यूनिट्स थी उनसे मैंने क्वेश्चन से प्रिपरेशन की, और जिनमें मुझे सीखना था 5 यूनिट्स, उनमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लेना शुरू किया। जिस तरीके से टीचर गाइड कर रहे थे उस अकॉर्डिंग पहले मैंने सीखा और उसके बाद उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना शुरू किया। तो पेपर फर्स्ट के लिए मेरी ये स्ट्रेटेजी थी। और बात करें पेपर सेकंड में, तो पेपर सेकंड में भी सेम, कुछ जो यूनिट्स है वो मेरी फेवरेट, जैसे मार्केटिंग। मार्केटिंग मैंने एक बार में पढ़ लिया, क्योंकि स्टार्टिंग से मार्केटिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा। तो मार्केटिंग मैंने एक बार में, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसके पूरे क्लियर थे मेरे, तो मैंने जैसे मार्केटिंग हो गया, जैसे लीगल हो गया, उसके अलावा बैंकिंग हो गया, तो ये सारी जो यूनिट्स हैं, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, ये सारी यूनिट्स मेरे ऑलरेडी क्लियर थे कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो इनको मैंने रखा कि मुझे PYQs और मॉक टेस्ट लगाने इन सब्जेक्ट्स के, और फिर उनसे मुझे क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा सीखना है कि किस तरीके का लेवल है इनका। और जो यूनिट्स जैसे स्टैटिस्टिक्स है, अकाउंटेंसी है, टैक्सेशन है, वो सबका अपना अपना, हर एक स्टूडेंट का अपना होता है कि किसकी कौन सी अच्छी यूनिट्स है। उनमें मुझे लगता था कि मुझे अभी तैयारी करना है। तो टैक्सेशन की तो मैं सच बताऊं, टैक्सेशन मेरा एक्चुअली सबसे मतलब ये है कि मुझे सबसे कम पसंद सब्जेक्ट है। तो उसकी मैं सिर्फ और सिर्फ आपने जो जो आवर्स की मतलब 2 2 आवर्स की आपने जो लगाई थी मैराथन, वो मैंने अच्छे से देखी थी, क्योंकि टैक्सेशन के मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे कि बहुत सारे उसमें सेक्शंस होते हैं, फिर अलग अलग उसमें लॉज लगे होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मुझे ये था कि इस वजह से मेरा कहीं गैप ना आ जाए। तो इसलिए मैंने जो आपने मैराथन लगाई थी, क्योंकि आपने सिर्फ वही करवाया था जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो रहा था, तो मैंने वो वीडियोस लगाई, उसमें भी आपने क्वेश्चंस भी करवाए थे और क्वेश्चन बेस्ड आपने थ्योरीज बताई थी। तो टैक्सेशन के लिए तो मैं आपको बोलती हूँ, टैक्सेशन मैंने आप ही से पढ़ के मैं गई थी। तो टैक्सेशन और उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स है, इन सब में फॉर्मूलाज भी मैंने लर्न किए, क्योंकि मेरा ये था कि न्यूमेरिकल मेरा इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। तो इस तरीके से मैंने जो फेवरेट यूनिट्स है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि कौन सी आप किन में एक्सपर्ट हो, तो उसमें उस तरीके से मैंने अपनी अप्रोच की और उस तरीके से मैंने प्रिपरेशन की। और टाइम दोनों को सेम देना पड़ता है। अगर आप, और स्लोट्स मैंने डिवाइड कर दिए थे, जैसे इस पर्टिकुलर टाइम में मुझे क्या करना है, 3 आवर्स मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ना है, 3 आवर्स मुझे मॉक टेस्ट लगाना है, और 3 आवर्स मुझे उन मॉक टेस्ट को एनालाइज करके कॉन्सेप्ट पढ़ने। इस तरीके से मैंने जो स्लोट्स है वो भी अपने बुक कर दिए थे, मॉर्निंग का अलग, नून का अलग, इवनिंग का अलग, इस तरीके से। यस, टाइम मैनेजमेंट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना अच्छे से आप टाइम मैनेज करोगे उतना ही अच्छा परफॉर्म करोगे। और टारगेट बेस्ड स्टडी करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको डिसाइड करना है कि प्रायोरिटाइज किस चीज को हम पहले प्रायोरिटी दें और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करें। तो बहुत अच्छे से आपने ये चीजें बताई। और या आप ये भी सभी एग्री करेंगे कि आपको एक चीज के लिए टाइम तो देना पड़ेगा ही, ठीक है। जितना अच्छे से आप टाइम दोगे उतना ही रिजल्ट आपको फ्रूटफुल मिलेगा। और अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम में आपका JRF भी क्लियर होगा और बहुत अच्छे से क्लियर होगा। लास्ट वर्ड जो कुछ बोलना चाहते हो आप, जो अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे, तो वो जरूर दीजिए रेखा जी। मैं जो भी अपकमिंग स्टूडेंट्स है जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं बस यही कहूंगी कि अपने टाइम को मैनेज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा PYQs लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखिए कि जो आपने पढ़ा है उसे आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं। बस यही मेरा खुद के लिए भी मोटो है कि मैं उसको खुद जब भी अप्लाई करूँ, और जो भी कर रहे हैं नेट एस्पिरेंट उनको भी यही बोलूंगी कि आप भी उसे अप्लाई करो और JRF जरूर आपका होगा। ओके साक्षी जी।
देखिए, जो भी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको मैं 2-3 चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की अपने लर्निंग टाइम में वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक तो आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। ये नहीं कि आपने 2 महीने पढ़ लिया और बीच में आप ऐसा नहीं चलेगा। जब तक आप प्रिपेयर कर रहे हो आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी और डीमोटिवेट आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि एक लेवल है एग्जामिनेशन का, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करते हुए चलना है। तो कंसिस्टेंसी इज़ मस्ट। उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, ये सब तो आपको एग्जामिनेशन में करना ही करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपकमिंग स्टूडेंट्स आई थिंक उनको अपने अकॉर्डिंग करनी चाहिए। और जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में और आगे वो चाहते हैं कि यूजीसी नेट में, तो उनको मैं बोलूंगी कि अभी जो आप पढ़ रहे हो ना, अगर वो आप अभी अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल, ये चीज साक्षी है। की बात से बाकी ये मैं एग्री करती हूँ। हाँ अगर तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आपको नेट के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कंसिस्टेंसी की बात बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे अगर एग्जाम नहीं भी है तो भी आप पढ़ रहे हो तो वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा आगे। वो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा, कहीं आपको बचा लेगा और हमेशा उसमें से निकल देगा। एंड वन मोर थिंग कि आपका एक ही टारगेट होना चाहिए। ये नहीं कि आप साथ में किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, साथ में आपने सोचा कि चलो साइड में हम यूजीसी नेट का भी एग्जाम दे देते हैं। आप ये भी नहीं रख सकते हो। आपको एक ही चीज पे फोकस करना पड़ेगा और उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना पड़ेगा, तब आप आराम से अपना जो गोल है वो क्लियर कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से रेखा जी ने और साक्षी जी ने प्रिपेयर किया अपने एग्जामिनेशन के लिए, क्या उन्होंने किया, टाइम कैसे मैनेज किया, किस तरीके से पढ़ा, एंड आई होप आपको सबको ये बेनिफिशियल लगा होगा, बेनिफिट देगा। आप भी अपनी तैयारी में जो इनके लेसन है, जो इनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनको फॉलो करोगे और आप भी नेक्स्ट टाइम में अपना जो एग्जामिनेशन क्रैक करने का सपना है वो पूरा कर लेंगे। तो अभी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।